माय नेम इज़ कृणाल ठाकुर फ्रॉम दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम इंडिया और ईरान के रिलेशन की बात करेंगे। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम चाबहार पोर्ट की बात करेंगे। चाबहार पोर्ट, तो आपने बहुत करंट अफेयर में ये सुना होगा चाबहार पोर्ट के बारे में, ये क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। और आपको पता होगा कि लाइक भारत ने जो ईरान और अफगानिस्तान के बीच में जो एक रेलवे लाइन थी, तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, ट्राईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। और उसमें क्या था कि भारत का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छे से था, लेकिन बाद में हमारे रिलेशन थोड़े बिगड़े और उसके बाद हमारा इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम हो गया। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इंडिया एंड ईरान रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड लाइक जो चाबहार पोर्ट है उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, अफगानिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशन है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, और चीन के साथ जो रिलेशन है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं चाबहार पोर्ट। ये आपके यूपीएससी के जीएस के सेकंड पेपर में ये महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बन सकता है, चाबहार पोर्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये चाबहार पोर्ट है कहाँ, कहाँ पे ये है। तो ये ईरान के साउदर्न किनारे पे है, कोस्टल एरिया पे है चाबहार पोर्ट। तो देखिए ये चाबहार पोर्ट, इसका मैप अगर हम देखें तो ये है चाबहार पोर्ट जो ईरान है। तो ईरान के आप देखोगे ये ईरान के एकदम साउथ में इंडियन ओशन के किनारे, आप ओमन, गल्फ ऑफ ओमन के पास चाबहार पोर्ट है। और ये भारत का पोर्ट है, भारत का मुंबई पोर्ट है। तो मुंबई पोर्ट से माल सामान जाएगा और सीधा कहाँ जाएगा, सीधा जाएगा ईरान के पोर्ट। और हमें एक्सेस मिल सकता है सीधा अफगानिस्तान का और सेंट्रल एशिया का, आराम से एक्सेस मिल सकता है चाबहार पोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, इसको कहते हैं ग्वादर पोर्ट, जिसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो पाकिस्तान को यहाँ पे चीन मदद कर रहा है और भारत जो है वो ईरान को चाबहार पोर्ट को डेवलप करने में मदद कर रहा है। ताकि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा कदम है चाबहार पोर्ट को डेवलप करने का और लेने का, ये एक चीन का काउंटर स्ट्रेटेजी भी हम बोल सकते हैं। तो देखिए चाबहार पोर्ट, और हमारा टॉपिक आज यही है कि चाबहार पोर्ट को हम डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से रोड और रेलवे लाइन जो है वो स्ट्रेच कर रहे हैं कहाँ तक, काबुल तक, और उसके बाद ये सेंट्रल एशिया तक जा सकता है। तो आइए समझते हैं चाबहार पोर्ट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जब भी हम बोलते हैं चाबहार पोर्ट, तो चाबहार का मतलब क्या होता है। तो चाबहार का मतलब है, जैसे मीनिंग ऑफ चाबहार, सो चाबहार इज अ पर्शियन वर्ड, ये एक पर्शियन वर्ड है। इसमें चहर का मतलब होता है चार, मतलब फोर, और बाहर का मतलब होता है स्प्रिंग। इट मीन्स, इट ट्रांसलेट, इसको ट्रांसलेट करें तो ऐसी जगह, अ प्लेस दैट हैज अ स्प्रिंग इन ऑल द 4 सीजन ऑफ द ईयर, मतलब खूबसूरत सी जगह, ऐसे जगह को हम चाबहार पोर्ट कहते हैं। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, लाइक व्हाट आर द इंपॉर्टेंस दैट दे हैव। चाबहार पोर्ट इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि वहां पे फिशरी का सेक्टर अवेलेबल है, फिश पकड़ना, मछली पकड़ना। और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर भी है जो साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया के साथ और मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्ट करता है। तो चाबहार पोर्ट जो है वो अलग अलग पोर्ट को और अलग अलग रीजन को कनेक्ट करने में मदद कर सकता है। भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया जो है यहाँ पे लाइक इन्वॉल्व है टू बिल्ड अ रेलवे लाइन जो मिनरल रिच रीजन है अफगानिस्तान का। तो हाजीकक रीजन है अफगानिस्तान का, इस हाजीकक रीजन में बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल है अफगानिस्तान में। तो वहाँ तक भारत पहुँच सकता है अगर ये पोर्ट को अच्छे से डेवलप करे, यहाँ से अगर रेलवे लाइन और रोड को अच्छे से डेवलप करता है तो ये इसका इंपॉर्टेंस है चाबहार पोर्ट का। अच्छा, कहाँ लोकेटेड है, तो एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है हमने मैप में तो देखा, और उस कॉस्ट को बोला जाता है मैकरन कॉस्ट। तो हम बोल सकते हैं कि चाबहार पोर्ट जो है इट इज लोकेटेड ऑन द मैकरन कॉस्ट। मैकरन कॉस्ट, इट इज मैकरन कॉस्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न ईरान का मैकरन कॉस्ट है। इट इज लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ ओमन, जो हमारा ओमन का गल्फ रीजन है वहां पे ये लोकेटेड है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो वही मैप है, चाबहार पोर्ट मकरन कोस्ट है, चाबहार पोर्ट है, यहाँ पे बाजू में पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाबहार पोर्ट जो है वो एक्चुअली में देखा जाए तो रिलेटिवली इट इज अंडर डेवलप एरिया, ये पुअर एरिया है, इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, इट इज अंडर डेवलप एरिया। ये फ्री ट्रेड है, यहाँ पे ज्यादा टैक्स नहीं लगाया जाता है, ये एक इंडस्ट्रियल जोन भी है। जब भी हम बात करते हैं, एक दूसरा पोर्ट है उसके बाजू में जिसका नाम है बंदर अब्बास पोर्ट। तो देखिएगा इसका नाम आपने नहीं सुना होगा, बंदर
आबास पोर्ट, वो चाबहार पोर्ट के बाजू में ही है, ये ईरान का ही एक हिस्सा है। तो मतलब ये पोर्ट जो है वो स्प्राउलिंग पोर्ट है। अभी स्प्राउलिंग पोर्ट का मतलब क्या होता है? तो स्प्राउलिंग का मतलब होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बड़े से एरिया में ये फैला हुआ होता है, इरेगुलर वे में फैला हुआ होता है। तो यहाँ पे एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट करने की जरूरत है। तो हम बोल सकते हैं कि चाबहार पोर्ट जो है, इट इज द ओनली ईरानियन पोर्ट विच हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द ओशन, या फिर उसके बाजू में थोड़े बहुत पोर्ट है, उसको उसका भी डायरेक्ट एक्सेस जो है वो ओशन से डायरेक्ट एक्सेस है। तो हम बंदर अब्बास को भी देख लेते हैं कि बंदर अब्बास जो है वो कहाँ पे है। तो देखो अभी हमने चाबहार पोर्ट को देखा, चाबहार पोर्ट जो है वो यहाँ पे ईरान, ये ईरान है, और ईरान के साउथ ईस्ट में माकरन कोस्ट के पास क्या है, चाबहार पोर्ट है। लेकिन उसके थोड़े ऊपर जाते गल्फ ऑफ ओमन है, तो आप देखोगे ये एक छोटा सा नैरो चैनल है पानी का जो पर्शियन गल्फ से मिलता है। तो इंडियन ओशन पर्शियन गल्फ से मिलता है। तो मेन जो पॉइंट है वो कौन सा है, बंदर अब्बास। तो बंदर अब्बास जो है वो मेन पॉइंट है, और उसके ईस्ट में जो है वो चाबहार पोर्ट है। तो इन दोनों का लोकेशन हमें पता होना चाहिए। अगर चाबहार में आपका एक्सेस है तो आप क्या कर सकते हो, आप अफगानिस्तान का भी आपके पास एक्सेस है, और इधर ईरान से सीधा आप तुर्कमेनिस्तान जो है वहां पे भी आप जा सकते हो सीधा। और अगर यहाँ पे आपका एक्सेस है तो अफगानिस्तान के पास भी एक्सेस है, आपका आपका एक्सेस जो है तुर्कमेनिस्तान पे भी है, और यहाँ पे आप सीधा अजरबैजान जो है, अर्मेनिया है, वहां पे भी जा सकते हो। तो बंदर अब्बास इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट दैट वी शुड नो। और उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा पुअरली डेवलप्ड एरिया है। सिग्निफिकेंस ऑफ चाबहार पोर्ट, तो देखो अगर सिग्निफिकेंस की बात हम करें कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं पहला जो पॉइंट है, लाइक अगर चाबहार पोर्ट हमारे कब्जे में है, वो अगर हमारा अच्छा होल्ड है वहां पे, तो हम बोल सकते हैं इट विल हेल्प अस इनटू डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग इंडिया ईरान रिलेशन। लाइक डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट विल बूस्ट हमारा मैरीटाइम ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ईरान। तो इंडिया और ईरान के बीच में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो कई गुना जो है वो बढ़ सकता है, और बढ़ रहा है। दूसरा है, इट इज अ गेटवे टू सेंट्रल एशिया। जैसे अभी हमने देखा कि अगर चाबहार पोर्ट हमारे लाइक चाबहार पोर्ट के ऊपर हमारा अच्छा सा कंट्रोल है, हमें फैसिलिटी मिल जाती है, तो क्या होगा कि हम सेंट्रल एशिया में अच्छे से पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो इट हैज़ अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज एंड हाई पोटेंशियल टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी ऑफ इंडिया टू ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा, लाइक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, तो एक तरफ चाइनीज इंफ्लुएंस है ग्वादर पोर्ट में, बाजू में जो ग्वादर पोर्ट है, तो उसको अगर काउंटर करना है, या पाकिस्तान क्या कर रहा है उस इंडियन ओशन में, चाइनीज आर्मी क्या कर रही है इंडियन ओशन में, उसके ऊपर अगर एक्टिविटी रखनी है, उसके ऊपर अगर नजर रखनी है, तो भी ये पोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोर्ट ऑल्सो बेनिफिशियल टू इंडिया इन काउंटरिंग चाइनीज प्रेजेंस इन द अरेबियन सी विच चाइना इज ट्राइंग टू एंश्योर बाय हेल्पिंग पाकिस्तान, कि वो ग्वादर पोर्ट को मदद करता है, ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने में मदद कर रहा है, हम चाबहार पोर्ट को डेवलप करने में मदद कर रहे हैं। तो देखो वही है, मुंबई है, इधर चाबहार पोर्ट है, इधर ग्वादर है, और ये हमारा चाबहार पोर्ट जो है वो अंदर जाने में भी हमारी मदद कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस क्या है, तो चौथा जो है वो है INSTC। ये क्या है, INSTC क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। मतलब ये यूरोप को भी जोड़ेगा। ये पोर्ट की मदद से हम यूरोप तक भी जा सकते हैं, इस पोर्ट की मदद से हम सेंट्रल एशिया तक भी जा सकते हैं, हम वेस्ट एशिया तक भी जा सकते हैं, इसके कारण हम इंडिया और इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया भी जा सकते हैं। मतलब ये चारों तरफ जोड़ने का कोशिश कर रहा है, और इसी का फुल फॉर्म हमने शॉर्ट फॉर्म दिया है INSTC, मतलब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी ये काम कर सकता है। तो ये सी के माध्यम से, रेल के माध्यम से और रोड के माध्यम से भी ये सारे रीजन को जोड़ेगा, इंडिया, रशिया, ईरान, यूरोप और सेंट्रल एशिया को, जो अलग अलग जगह पे लोकेटेड है उनको जोड़ेगा। और आपको पता है कि अगर कनेक्टिविटी बढ़ जाती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या है, देशों के बीच में ट्रेड बढ़ेगा, और ट्रेड बढ़ेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, और रीजन जो है वो ग्रोथ करेगा, तरक्की करेगा। नेक्स्ट जो है, इसी में आप देख सकते हो कैसे कनेक्टिविटी हो सकती है। जैसे यहाँ पे जो इंडिया है, तो इंडिया की कनेक्टिविटी जो है वो चाबहार पोर्ट, बंदर अब्बास पे, दोनों पे होगी, और दोनों के कारण क्या हो सकता है, ये ईरान के माध्यम से हम वेस्ट एशिया में, और वेस्ट एशिया के माध्यम से यूरोप में जा सकते हैं। और उसी तरीके से हम अफगानिस्तान में तो जा ही सकते हैं, वो तो हमने देख ही लिया है, अफगानिस्तान में जा सकते हैं, और उस माध्यम से हम पूरा रशिया में भी जा सकते हैं। और हमारा पेनिट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है अगर चाबहार पोर्ट हमारे पास हो।
एक इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इंडिया की जो कनेक्टिविटी है वो पर्शियन गल्फ के माध्यम से, इंडिया जो है वो ऐसे गल्फ के माध्यम से सीधा आप देखोगे रेड सी है, फिर मेडिटेरेनियन सी है, और उसके बाद मेडिटेरेनियन सी से आप एटलांटिक ओशन में आ सकते हो, और पूरा नेवल की मदद से, मैरीटाइम की मदद से सीधा आप ब्रिटेन के पास से होके इंग्लिश चैनल से निकल के आप सीधा स्कैंडिनेवियन कंट्री के पास ऐसे घूम के आ सकते हो वापस। और इस तरीके से आप देखो इंडिया से आप सीधा चाबहार पोर्ट की मदद से सीधा ईरान से आप अजरबैजान है, अजरबैजान से आप सीधा रशिया जा सकते हो और ऐसा मिल सकते हो। तो ये एक कनेक्टिविटी हो सकती है जो बहुत अच्छी मानी जा सकती है। उसके बाद आप देखो कि इसका जो सिग्निफिकेंस है, नेक्स्ट है काउंटर टू ग्वादर पोर्ट, जो पाकिस्तान ने जो पोर्ट बनाया है जिसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ग्वादर पोर्ट की कैपेसिटी बहुत अच्छी है और चाइना उसको मदद कर रहा है इसको बिल्डअप करने में। तो जो ग्वादर पोर्ट है दैट इज लोकेटेड 76 nautical mile less than 150 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पोर्ट ऑफ ग्वादर बीइंग डेवलप्ड बाय चाइना, ये चाइना डेवलप कर रहा है। दिस मेक इट आइडियल फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ चाइनीज और पाकिस्तान मिलिट्री एक्टिविटी बेस्ड ऑन आउट ऑफ ग्वादर। अगर चाबहार पोर्ट हमारे पास है तो हम बहुत अच्छे से निगरानी रख सकते हैं कि कोई मिस कैलकुलेशन ना हो या कोई भी अलग एक्टिविटी ना हो। तो ये देखो ग्वादर पोर्ट यहाँ पे है और हमारा चाबहार पोर्ट यहाँ पे है। तो एक अच्छा कदम माना सकता है इंडिया की डिप्लोमेसी, इंडिया का इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है उसके हिसाब से। नेक्स्ट है काउंटर टू ग्वादर पोर्ट, ये हमें अलाउ करेगा कि हम पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं और जो सारा का सारा गुड्स जो है वो अफगानिस्तान तक और सेंट्रल एशिया तक सी और लैंड रूट के माध्यम से ले जा सकते हैं। चाबहार पोर्ट जो है वो पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है और इंडिया जो है वो अपना मैरीटाइम कॉमर्स जो है, कॉमर्स इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं। उसके बाद आप देखो एक गारलैंड रोड है, एक दूसरा रोड जो हमने विकास करने का सोच रहे, वो गारलैंड रोड है। वो कैसे जाएगा? तो कंडला है हमारा, आप देखोगे गुजरात के पास हमारा जो पोर्ट है वो कंडला पोर्ट है। गारलैंड रोड क्या है? तो जो हमारा कंडला पोर्ट है वो मैरीटाइम से क्या होगा, ये चाबहार को कनेक्ट करेगा। अब यहाँ से रोड बनेगा और रोड जो है अफगानिस्तान में जाएगा और ये जारंज रोड कहलाया जाएगा। एक बार न्यूज़ में आया था कि एक इंजीनियर को पकड़ लिया था तालिबान ने और उसको ब्लैकमेल करके जब ब्लैकमेल नहीं कर पाए तो उसको मार डाला था। ये वही जारंग रोड है। तो जारंज रोड ये इंडिया ने बनाया है और अफगानिस्तान की और ये मदद करने के लिए। तो जारंज रोड है, तो इसके माध्यम से हम जाएंगे डेलाराम में, यहाँ हेरात में जाएंगे और इधर से कंधार से काबुल अफगानिस्तान का एरिया है और उसके बाद मजरे शरीफ, और इसके माध्यम से सारा मिनरल एक्टिविटी जो है, जितने भी मिनरल्स है वो इंडिया में हम इंपोर्ट कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस बना सकते हैं। और अगर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस बनता है तो क्या होता है, उससे दूसरे उद्योग भी बनते हैं और दूसरे उद्योगों से ग्रोथ होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और तरक्की होती है देश की। उसके बाद हम बात करें ट्राइलेटरल एग्रीमेंट की बात करते हैं। तो भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में, तीन पार्टी के बीच में जब एग्रीमेंट होता है तो उसे ट्राइलेटरल एग्रीमेंट कहा जाता है। तो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट किसके बीच में है? तो देखो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में है, जिसे 3-वे लैंड ट्रांजिट एग्रीमेंट कहा जाता है। और ये किस बेस पे है? तो चाबहार के बेस पे है। ईरान स्ट्रेटेजिक साउदर्न पोर्ट चाबहार पोर्ट के बेस पे ये एग्रीमेंट किया गया है। क्या इस एग्रीमेंट में? इसमें यह है कि इंडिया विल इन्वेस्ट, भारत जो है इन्वेस्ट करेगा, कितना करेगा? अप टू $500 मिलियन इन अ डील टू डेवलप स्ट्रेटेजिक पोर्ट इन ईरान। कि जो चाबहार पोर्ट जो है उसमें ये ये एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके हिसाब से ये बोला गया था कि हम क्या करेंगे, भारत जो है वो इस पोर्ट को अच्छे से डेवलप करेगा, चाबहार पोर्ट को अच्छे से डेवलप करेगा। इट कैन स्पर अनहिंडर्ड फ्लो ऑफ कॉमर्स थ्रू आउट द रीजन, कि ये पूरे कॉमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ाएगा और इससे क्या होगा, ट्रेड बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंडस्ट्री और जॉब्स बढ़ेगी। एनकरेज, स्पर का मतलब होता है एनकरेज करना। इंडिया को इससे बेनिफिट क्या होगा? इंडिया को बेनिफिट होगा कि भारत को यहाँ पे मिलेगा एक सी लैंड एक्सेस रूट टू अफगानिस्तान में हमारा एक्सेस मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान से जो बाउंड्री होती है उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पूरा कब्जा रहता है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट अफगानिस्तान। बट चाबहार पोर्ट के माध्यम से हम आसानी से अफगानिस्तान में पेनिट्रेट कर सकते हैं। बाईपास, वी कैन बाईपास द
पाकिस्तान को हम बाईपास कर सकते हैं। विच विल ओपन अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन कंपनीज टू एक्सप्लोर अफगानिस्तान मिनरल वेल्थ। तो उनका जो मिनरल वेल्थ है उसको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद ईरान का एक इश्यू हुआ था बीच में, अगर हम चाबहार की पोर्ट की बात करें और इंडिया और ईरान की बात करें तो हमें ये डील की भी बात करनी पड़ेगी। तो एक डील हुई थी बीच में, ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, और ईरान जब न्यूक्लियर वेपन बना रहा था तो क्या है कि यूएसए और बहुत सारे देशों ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की, बहुत सारे डायलॉग्स हुए, बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए, एंड फाइनली एक डील होता है जिस डील को बोला जाता है P5+1 डील विथ। तो ईरान के साथ एक डील होता है जिस डील का नाम है P5+1 डील। ये डील किसके बारे में है? ये डील है ईरानियन न्यूक्लियर डील के बारे में, मतलब ईरान का जो न्यूक्लियर आर्म्स बन रहे थे, न्यूक्लियराइजेशन जो हो रहा था उसके बारे में है। जैसे इंडिया ने भी पोखरन न्यूक्लियर वेपन बनाया था, तो हम भी न्यूक्लियर एक्टिविटी करते रहते हैं, पाकिस्तान ने भी किया है, उसी तरीके से ईरान ने भी करने की कोशिश की थी और वो ना करे इसके लिए एक दबाव बनाया जा रहा था, और फाइनली ये डील हुई थी। और ये डील थी ईरान न्यूक्लियर डील, जिसे फॉर्मली हम जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। तो अगर आपको पूछे बताइए जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन क्या है, तो ये ईरान न्यूक्लियर डील है जो P5+1 के बीच में हुई थी। P5 का मतलब क्या होता है? परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। 5 देश है जो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, और दूसरे 1 जो है वो जर्मनी। तो जर्मनी और P5 ने ईरान के साथ एक डील की थी जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है, जिसे JCPOA कहा जाता है। तो ये एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन द ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम रीच इन वियना। कहाँ हुआ था? तो ये वियना में हुआ था। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। 14 जुलाई 2015 को हुआ था, बिटवीन ईरान एंड P5+1 कंट्री। यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर है, कौन से? तो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। कौन कौन 5 मेंबर है? तो देखो, पहला चाइना एक मेंबर है परमानेंट मेंबर, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रशिया, चौथा है यूनाइटेड किंगडम, एंड 5वां है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये 5 परमानेंट मेंबर है। इसके साथ एक और मेंबर जुड़ गया, इसलिए P5+1 कहा हमने। तो 1 जो है एडिशनल वो है जर्मनी है। तो ये मेंबर भी आपको याद रखने हैं, और 1 जो है वो जर्मनी है, वो भी आपको याद रखना होगा। तो ये एक डील हुआ था जिसमें ईरान ने बोला था ठीक है हम पीसफुल पर्पस के लिए यूज करेंगे न्यूक्लियर एक्टिविटी का, और आपका जो न्यूक्लियर प्लांट है, ईरान में जो प्लांट है उसमें जो इंटरनेशनल इंस्पेक्शन के लोग हैं वो आ सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये यूटिलाइज जो हो रहा है वो बराबर यूटिलाइज हो रहा है, ये कोई डिफेंस या फिर कोई एग्रेसिव काम के लिए नहीं हो रहा है यूज। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ JCPOA? तो देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन वाज टू स्लो डाउन मतलब धीरा करना ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको स्लो डाउन करना है। इफ ईरान डिसाइडेड टू मेक न्यूक्लियर वेपन, अगर ईरान ने डिसाइड किया है कि हमको न्यूक्लियर वेपन बनाना है, इट वुड टेक ईयर फॉर इट टू बी कंप्लीट, गिविंग इनफ टाइम फॉर वर्ल्ड पावर टू रिस्पॉन्ड। कि अगर मतलब ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना दिया तो उसको देख के दूसरे लोग भी बनाएंगे, उसको देख के दूसरे लोग भी बनाएंगे, और पूरी दुनिया में क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर पावर ही हो जाएगा, और उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करना या फिर उसको काबू में लाना मुश्किल हो जाएगा। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान क्या है? दूसरी बात कि यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस एस्टिमेट किया था कि अगर ये प्लान नहीं होगा, ये एग्रीमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? ईरान कुड प्रोड्यूस मटेरियल फॉर न्यूक्लियर वेपन इन फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में ही ये कुछ न्यूक्लियर वेपन बना देगा, न्यूक्लियर मटेरियल बना देगा। एंड इफ दैट केम टू पास देन एंटायर मिडिल ईस्ट रीजन, आपको पता ही है कि जो मिडिल ईस्ट रीजन है, मतलब वेस्टर्न एशिया का रीजन है, वो कितना मतलब वायलेंट रहता है, कितनी लड़ाई झगड़े होते हैं। सो हर जगह पे क्या हो जाएगा? लड़ाई ही लड़ाई हो जाएगी, और दुनिया जो है एक नई क्राइसिस में पहुंच जाएगी जिसमें बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन, न्यूक्लियर वेपन, ये सारा यूज होना चालू हो जाएगा। सो ईरान, और दूसरा कि ईरान का जो खुलेआम धमकी लेना या फिर मारपीट करना, किसके साथ में? इजराइल के साथ। ये तो सबको पता है, और इजराइल आपको पता है कि वो भी एक तरह का जवाब देने वाला कंट्री है। ईरान भी अगर जवाब देना शुरू कर देगा, दोनों लड़ना शुरू कर देंगे, तो फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और देशों की लड़ाई धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर में भी बदल सकती है।
अभी हम बात करें कि ईरान का जो ये न्यूक्लियर डील था जो 2015 में हुआ था, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, उसका भारत के ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ था? तो इम्पैक्ट ये था कि ईरान के साथ इंडिया को रिलेशन बनाने में आसानी हो गई, क्योंकि अगर ईरान के ऊपर प्रतिबंध होते हैं तो इंडिया के ऊपर भी प्रतिबंध लगेगा, और अगर इंडिया के ऊपर प्रतिबंध लगेगा तो दोनों के बीच में लगेगा, मतलब वो ईरान के साथ रिलेशन नहीं कर सकता। अगर हम अच्छे रिलेशन ईरान के साथ नहीं बना पाएंगे तो चाबहार पोर्ट में हम अच्छे से पोर्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे, वो रेलवे लाइन डेवलप नहीं कर पाएंगे, और एक तरीके से जो हमारा सपना है कि सेंट्रल एशिया में भी हम पहुंचे, वहां पे भी पेनेट्रेट करें और उसका भी विकास करें, एम्पावर करें, वो भी कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ईरान न्यूक्लियर डील क्या इंपैक्ट छोड़ती है भारत के ऊपर, जो हुआ था, क्योंकि पीसफुल पर्पस के लिए सब लोग मान गए थे, तो एक ब्रेक थ्रू था यहाँ पे। तो रिस्टोरेशन ऑफ दिस agreement, like comprehensive agreement, may ease many restriction over the Iranian regime, कि ईरान के रेजिम के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन जो थे उसको ईज किया गया, विच में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प इंडिया, जिससे भारत को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी मदद मिली थी। दिस कैन बी रिफ्लेक्टेड इन द एग्जाम्पल्स, लाइक कुछ एग्जाम्पल है। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट मिला था, कि मतलब रीजन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना शुरू हो गए थे, लाइक इट बूस्ट द रीजनल कनेक्टिविटी, इट रिमूव रिस्ट्रिक्शन, इट मे रिवाइव इंडियाज इंटरेस्ट इन द चाबहार पोर्ट, कि हमारा जो चाबहार पोर्ट था उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट रिवाइव हुआ था, उसके ऊपर हमें एक्सेस मिलने लगा और इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी मिलने लगा। उसके बाद बंदर अब्बास पोर्ट के ऊपर भी हमें एक्सेस मिलने लगा। आपको पता है बंदर अब्बास पोर्ट कहाँ है, चाबहार पोर्ट के बाजू में है। एंड प्लान फॉर रीजनल कनेक्टिविटी, कि हम अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हम रशिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारा जो प्लान था वो धीरे धीरे एग्जीक्यूट होने लगा था। उसके बाद और बेनिफिट क्या हुआ था, लाइक so this would further help India to neutralize Chinese presence in the ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान, कि हमें जो ग्वादर पोर्ट है उसमें चाइनीज प्रेजेंस है उसको ईज करने में भी मदद मिल रही थी। अपार्ट फ्रॉम चाबहार, इंडियाज इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो अभी हमने देखा, उसमें भी भारत को ईरान के साथ समझौता करने में मदद मिल रही थी, और जो दूसरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उससे भी कनेक्टिविटी बढ़ रही थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ 2020 में, जो एक बहुत ही लाइक हाई लेवल के एग्जीक्यूटिव मारे गए, उनका असैसिनेशन हुआ, तो उससे ईरान में टेंशन बढ़ा, ईरान और अमेरिका, ईरान और दूसरे कंट्रीज में, इजराइल में टेंशन बढ़ा, और ईरान ने ये जो एग्रीमेंट था उससे विड्रॉ कर दिया, ले लिया अपने आप को वापस। जब ईरान वापस ले लेता है तो क्या होता है कि फिर से सबके बीच में टेंशन बढ़ जाएगी, और सबके बीच में टेंशन बढ़ेगी तो इंडिया के ऊपर भी टेंशन बढ़ेगी, और हमारी कनेक्टिविटी फिर से टूटना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विड्रॉल ऑफ ईरान, नवंबर 2020, इन रिस्पॉन्स टू असासिनेशन ऑफ प्रोमिनेंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ईरान के जो साइंटिस्ट थे उनका असासिनेशन हो जाता है, विच इट ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू इजराइल। ईरान पार्लियामेंट पास अ लॉ दैट लेड टू सब्सटेंशियल बूस्ट इन यूरेनियम एनरिचमेंट। तो इससे क्या हुआ कि मतलब ईरान ने एक लॉ पास किया अपनी पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने यूरेनियम फैसिलिटी में और ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया, और दूसरा बैन भी लगा दिया कि जो इंटरनेशनल इंस्पेक्शन करने वाले लोग हैं वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में नहीं आ सकते और नहीं इंस्पेक्शन कर सकते। सो नया रिस्ट्रिक्शन, फरवरी 2021 में ईरान ने अनाउंस किया कि वो नया रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की जो एबिलिटी थी कि इंस्पेक्शन कर सकता है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। हाउएवर, सम ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस विल नॉट टेक इफेक्ट फॉर 3 months। A window of time that analysts say could be intended as opening for diplomacy, कि मतलब एक टाइम दिया गया कि ठीक है डिप्लोमेटिक रिलेशन बनेगा, बातें चीतें होगी, लेकिन ये बातचीत जो है वो अच्छे से नहीं रही, और ईरान ने सब रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया, और उन्होंने बोला कि हम सॉवरेन कंट्री है और हमारा न्यूक्लियर फैसिलिटी हम खुद देख लेंगे, किसी का इंस्पेक्शन हम अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूएस ने सेक्शन लगाना शुरू कर दिया। यूएस हैज इम्पोज यूनिलेटरल सैंक्शन, पहले अपने खुद ने, यूएसए ने अपनी तरफ से ही सेक्शन लगाया और बाकी सब ने नहीं लगाया था, लेकिन बाद में बाकी सब ने भी लगाना शुरू कर दिया।
So US has imposed unilateral sanction on Iran after pulling out of P5+1 deal. कि ईरान जब P5+1 डील जो हुई थी उसमें से अपने आप को विड्रॉ कर लेता है तो यूएस ने यूनिलेटरल सेक्शन लगाना शुरू कर दिया और उसके बाद दूसरे नेशन को भी थ्रेटन करना शुरू कर दिया कि ईरान से ऑयल को इंपोर्ट नहीं करना है। तो ईरान मतलब ईरान से आप ऑयल को इंपोर्ट नहीं कर सकते और कोई भी लिंक ईरान के साथ नहीं रखोगे। तो यूएस ने एक तरीके से लोगों को धमकी देना शुरू कर दिया। भारत, क्या भारत के ऊपर प्रभाव पड़ा? तो बोला जाता है कि इंडिया इज लुकिंग फॉर एन एक्सेप्शन ऑन द चाबहार प्रोजेक्ट। लाइक यूएसए से भी हमारी डिप्लोमेसी होती है कि ठीक है आप हम नहीं रखेंगे ईरान के साथ, उससे ऑयल भी लेना हम कम कर देंगे, सब कम कर देंगे, लेकिन एक्सेप्शन दे दो। कहाँ? चाबहार प्रोजेक्ट में हमें एक्सेप्शन दे दो बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एज इट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टू इंडिया। सो यूएस हैज ग्रांटेड एक्सेप्शन टू डेवलप चाबहार पोर्ट। तो यूएसए ने इस पोर्ट के लिए हमें एक्सेप्शन दे दिया, इसलिए हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। कहाँ? चाबहार पोर्ट में। दूसरा, तो यहां तक हमने पढ़ा। अगर यहां से अगर सवाल आता है मेंस में तो क्या आप लिख सकते हो? तो देखो सवाल है तो ये नोट कर लीजिएगा। लाइक इंडिया हैज फॉर्मली टेकन ओवर ऑपरेशंस ऑफ ईरान स्ट्रेटेजिक चाबहार पोर्ट। व्हाई इज इन्वेस्टिंग दिस पोर्ट सो इंपोर्टेंट फॉर इंडिया? एग्जामिन करना है, इसको 150 शब्द में लिखना है। तो यहां पे बेसिकली आप देखोगे क्या पूछा हुआ है, यहां पे पूछा हुआ है कि चाबहार पोर्ट को डेवलप करने में हमारा फायदा क्या है, क्यों हम इतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्यों हम यूएस से भी लड़ लेते हैं कि चाबहार पोर्ट में तो हमें इन्वेस्ट करना ही है, चाबहार पोर्ट में हमको नहीं निकालो, क्यों, वाई। तो इसका इंपॉर्टेंस जो हमने देखा उसी को आप लिख सकते हो, डायग्राम बना सकते हो और स्पेसिफाई कर सकते हो। तो चलो, तो जैसे ही अगर आपको ऐसा लगता है आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा, इसका पीडीएफ जो है वो आपको लिंक में मिल जाएगा। जो ये जो पूरा पीपीटी है, जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हो, वीडियो देख सकते हो और उसके बाद आंसर लिख के हमें भेज सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो व्हाट्सअप कर सकते हो फोटो खींच के जो आपका आंसर है उसको। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाई ईरान ड्रॉप इंडिया फ्रॉम चाबहार रेल प्रोजेक्ट। तो जो रेलवे प्रोजेक्ट हो रहा था कि अफगानिस्तान तक जो रेलवे लाइन जा रही थी, इसमें ईरान ने भारत को क्यों ड्रॉप क्यों कर दिया? व्हाई इट इज ड्रॉपिंग, क्यों ड्रॉप किया? तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ ईरान हैज डिसाइडेड टू ड्रॉप इंडिया, यहां से जो रेल प्रोजेक्ट है चाबहार पोर्ट जेहेदन रेल प्रोजेक्ट, यहां से उन्होंने क्यों मतलब ड्रॉप करने का डिसीजन लिया? इसलिए क्योंकि इनका ये कहना था भारत जो है वो डिसीजन नहीं ले रहा था। भारत ने डिसाइड तो कर दिया, अनाउंस तो कर लिया कि ये रेलवे लाइन में इतना पैसा देगा, लेकिन क्या है ना, वो बहुत डिले कर रहा था। हमारे इंजीनियर जाते थे, हमारे साइंटिस्ट जाते थे, हमारे बहुत सारे ऑफिशियल भी जाते थे, ग्रांट भी करते थे, बात भी करते थे, लेकिन ना पैसा आ रहा था, ना इंजीनियर आ रहे थे, ना मटीरियल आ रहा था, ना कोई काम चालू हो रहा था। तो भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था और डिले होने के कारण हमको नुकसान हो रहा था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि भारत को क्या करना है, भारत को यहाँ से मतलब ड्रॉप कर देना इस आइडिया में से। तो भारत की तरफ से भी बात हुई है और बात होने के बाद बोला कि ठीक है फ्यूचर में वापस जोड़ लेंगे, लेकिन अभी ड्रॉप कर लेते हैं। तो ये ड्रॉप क्यों किया? बिकॉज ऑफ द डिले। रीजन क्या है? तो उन्होंने ये बोला है कि डिले फ्रॉम इंडिया इन स्टार्टिंग एंड फंडिंग द प्रोजेक्ट, ये एक रीजन है। वेयर इज चाबहार लोकेटेड? वो अभी हमने देखा कि ये साउथ ईस्टर्न रीजन ईरान है, गल्फ ऑफ ओमन के पास, वहां लोकेटेड है और वो ईरान का ओनली ओशनिक पोर्ट है जो ओशन को, इंडियन ओशन को एक्सेस देता है। और वहां पे बेसिकली दो पोर्ट है, जो चाबहार पोर्ट है वहां पे बेसिकली दो फैसिलिटी भारत के पास है, एक है शाहिद कलातारी और दूसरा है शाहिद बेहेस्ती। शाहिद कलातारी और शाहिद बेहेस्ती, ये दो फैसिलिटी जो है वो चाबहार पोर्ट के अंदर आती है, मेन फैसिलिटी है। दो पोर्ट्स है। तो देखो ये है हमारा चाबहार पोर्ट और यहीं पे दोनों साइड पोर्ट्स अवेलेबल है। चाबहार रेल प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो 2016 में इंडिया ने एग्रीमेंट किया था ईरान के साथ रेल लाइन शुरू करने का, चाबहार पोर्ट से जेहेदेन तक। ये कहाँ है? अलोंग द बॉर्डर विद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, वहां पे है। तो 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था ईरान का और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था दोनों के बीच में, इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एंड ईरानियन रेलवे फॉर दिस प्रोजेक्ट, कि हमारी तरफ से जो कंपनी काम करेगी वो थी इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और वो वहाँ पे रेलवे लाइन बनाएगी। दिस रेल प्रोजेक्ट
was supposed to be a trilateral agreement ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, जो एक अल्टरनेट रूट बना था अफगानिस्तान तक पहुंचने का, सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का। चाबहार जेहेदन रेल लाइन जो है वो कितनी लंबी थी, तो ये 628 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है जो चाबहार पोर्ट को जेहेदन तक पहुंचाएगी। और ये जो जरांज नाम का जो रोड है, तो वहां से ये क्रॉस हो जाएगी, अफगानिस्तान में पहुंचेगी। लेकिन ईरान ने क्यों ड्रॉप कर दिया इस प्रोजेक्ट को? ईरान ने क्यों ड्रॉप कर दिया? ईरान ने इसलिए ड्रॉप कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत डिले बहुत करता है फंडिंग करने में और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में। और नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई हमको बोलता है हम फाइनेंस करेंगे लेकिन दे नहीं रहा, पैसे दे नहीं रहा, कुछ काम कर नहीं रहा, तो क्या होगा? वो ड्रॉप हो जाएगा। इन द पास्ट 4 years, engineer from Indian Railway visited several sites, but India never began the work. Apparently due to worries that this could attract US sanction, कि हमें डर था कि यूएसए हमारे ऊपर भी सैंक्शन ना लगा दे, इसीलिए। क्या कोई प्रेशर था यूएस का? देखो, प्रेशर ऑफ यूएस, यस, प्रेशर तो बोल ही सकते हैं। अ सैंक्शन वेवर फॉर द चाबहार पोर्ट एंड रेल लाइन टू जेहेदन हैज प्रोवाइडेड बाय यूएसए। तो ऊपर से तो हम बोल सकते हैं कि उन्होंने वेवर दिया है, वेवर मतलब ऐसा एक्सेप्शन दिया है कि ठीक है आप रेलवे लाइन भी बना सकते हो और आप पोर्ट को भी डेवलप कर सकते हो। बट इट हैज बीन डिफिकल्ट टू फाइंड अ पार्टनर। लेकिन ये पार्टनर बहुत डिफिकल्ट हो गया था कि हम रेलवे लाइन वहां पे बनाए तो किसी की पार्टनरशिप ले ले, क्योंकि सब लोग यूएसए से डरते हैं। एंड इक्विपमेंट सप्लाई ड्यू टू वरीज दैट दे कैन बी टारगेटेड बाय यूएसए, कि अगर इसको बनाने में, रेलवे लाइन बनाने में या कुछ इक्विपमेंट लेने में किसी देश की हम सहायता भी लेते हैं और दैट कैन बी टारगेटेड बाय यूएसए, ये भी एक डर था। सो इंडिया इज ऑलरेडी रिड्यूस इज इंपोर्ट ऑयल टू 0 फ्रॉम ईरान ड्यू टू यूएस सैंक्शन। तो हमने जो हम पेट्रोलियम खरीदते हैं, ऑयल खरीदते हैं, वो एकदम हमने नील कर दिया, जीरो कर दिया। ईरान से हम बहुत सारा ऑयल लेते थे, उसको हमने कम कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि एक तरह का यूएसए का प्रेशर है ही। ऊपर से तो बोला जाता है कि एग्जामिशन दिया हुआ है, लेकिन बेसिकली एक तरीके से प्रेशर तो है ही। रोल ऑफ चाइना की बात करें कि यहाँ पे कोई रोल है चाइना का, तो हम बोल सकते हैं डेफिनेटली देयर इज अ रोल ऑफ चाइनीज, कि हमारा रिलेशन टूटे और उसका रिलेशन अच्छा हो, और यहाँ पे चीन जो है वो पहुंच जाए और चीन का इन्फ्लुएंस बढ़े, तो ये भी एक डर है और ये भी एक रोल प्ले करता है इस रीजन में। तो देखो, अनदर रीजन बिहाइंड दिस कैन बी लाइक 25-year $400 billion स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील बिटवीन ईरान एंड चाइना। तो ईरान और चाइना के बीच में एक डील हुआ है और बहुत बड़ी अमाउंट का हुआ है, $400 बिलियन का एक डील हुआ है। तो अब ईरान ने थोड़ा बहुत जो प्रेफरेंस है वो चीन को देना शुरू किया है, और अब चीन को अगर प्रेफरेंस देते हैं तो इंडिया का प्रेफरेंस क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। सो दिस पार्टनरशिप कुड रिजल्ट इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइना इन चाबहार पोर्ट ड्यूटी फ्री जोन, कि इसी चाबहार पोर्ट में चाइनीज प्रेजेंस भी हो सकता है, ऑयल रिफाइनरी भी बन सकती है, और ये लार्जर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है चीन का। तो ये भी एक भारत के लिए बुरी खबर है। चीन जो है वो पूरे इंडियन ओशन में या हर जगह पे अपनी रीच को बढ़ा रहा है। तो एक तो उसका व्यापार को बड़ा करना भी हो सकता है, और दूसरा कि एक मोस्ट पावरफुल कंट्री बनने का एक सपना है वो भी पूरा हो सकता है। अगर हम देखें, चाइना की एक पॉलिसी है जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी कहा जाता है, एक मोती की नीति कहा जाता है, और उसमें क्या है, वो अपनी फैसिलिटीज डेवलप कर रहा है हर जगह पे, इंडियन ओशन में पूरी जगह पे। लाइक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल इज अ स्ट्रेटेजी डेवलप बाई deployed by China, building network of commercial and marine bases and ports in many countries। तो बहुत सारी कंट्रीज में, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे ईरान हो, पाकिस्तान हो, हर कंट्री के पोर्ट को लेके अपनी अपनी फैसिलिटी बना रहा है, मैरीटाइम फैसिलिटी बना रहा है, पोर्ट्स बना रहा है। तो ये चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है। इंडियन ओशन की खास करके हम बात करें तो ये स्ट्रेटेजी है चाइना ने मतलब बहुत यूज करना शुरू कर दिया है अपने ट्रेड इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। इससे वो क्या कर रहा है, अपने ट्रेड इंटरेस्ट को बढ़ाता है और बहुत मजबूत कंट्री बन रहा है। और ये इंडियन ओशन में पूरा मतलब अपने ट्रेड एकदम अपने कंपटीशन को खत्म कर रहा है और अपने आप को बहुत बड़ा कर रहा है। और बहुत सारे चौक पॉइंट्स है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जहाँ से स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसे हम चौक पॉइंट कहते हैं, जिससे जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया और स्ट्रेट ऑफ लोम्बोक हो गया। ये सारे स्टेट में उसने अपना प्रेजेंस जो है वो बना लिया है और वो और भी ज़्यादा प्रेजेंस अपना बना रहा है। व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? लाइक चाइना की अगर बात करें तो ये डॉक्ट्रिन है, उसका मतलब क्या सिग्निफिकेंस क्या है? अगर चाबहार की पोर्ट की बात करें तो चाइनीज की थोड़ी बात करनी पड़ेगी।
और अगर हम यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे डिफेंस एनालिसिस बिलीव करते हैं कि ये जो पर्ल का जो डॉक्ट्रिन है चीन का, अलॉन्ग विथ इनिशिएटिव लाइक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या फिर अदर चाइनीज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ये हो सकता है भारत के या इंडिया नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट भी हो सकता है। लाइक हमें तो सोच के रहना पड़ेगा कि पहले भी हमले हुए थे और क्या पता इस तरीके से पूरा डोमिनेंस भी हो जाए। सो व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? तो इसके कारण जब हम चाइना को देखते कि हमारा थ्रेट है, इसकी सारी फैसिलिटी हमारे लिए थ्रेट हो सकती है, तो इम्प्लीकेशन ये होगा कि हम देख सकते हैं कि पूरा इंडिया को पूरा एनसर्कल कर रहा है, अलग अलग तरीके से पूरे ओशन से हमें एनसर्कल कर रहा है, घेर रहा है। दूसरा, ये हमारे पावर प्रोजेक्शन को भी थ्रेटन कर रहा है, हमारे ट्रेड को भी थ्रेटन कर सकता है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी थ्रेटन कर सकता है। कल को अंडमान निकोबार ले ले, कल को लक्षद्वीप ले ले और उसके बाद डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर दे। सो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ऑन इंडिया? भारत के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है? इट एंडेंजर्ड इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी, मतलब ये भारत का जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको ये एंडेंजर्ड कर सकता है, खतरे में डाल सकता है। China is developing more firepower and more submarine destroyers, vessels, ship, बहुत सारे डिस्ट्रॉयर, बहुत सारे शिप है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग आधुनिक यंत्र बना रहे हैं। Their presence will pose a threat to India's security through the water. पानी के माध्यम से हमें सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इश्यू जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दूसरा, इंडिया का रिसोर्सेज है, जो हमारे रिसोर्सेज है, जो डेवलपमेंट के लिए, जो ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए यूज होने थे, वो कहाँ पे यूज हो रहे? हम डिफेंस और सिक्योरिटी में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो ये भी एक इम्प्लीकेशन है कि जो हमारे ग्रोथ में होना चाहिए था वो हमें अपने डिफेंस में और सिक्योरिटी में खर्च करना पड़ रहा है। 10, हम बोल सकते हैं इकोनॉमी नॉट रीच इट्स पोटेंशियल हैम्परिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से, और इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी भी बढ़ सकती है, हमारे पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी हो सकती है और पूरा का पूरा ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया जो है वो अनस्टेबल हो सकता है। नॉट ओनली इंडिया लेकिन एंटायर ईस्टर्न एशिया जो है वो भी एक इंस्टेबिलिटी के दौर में आ सकता है। द स्ट्रेटेजिक क्लाउड ऑफ इंडिया विच इट एंजॉय टुडे इन द इंडियन ओशन, के इंडियन ओशन में हमारा लोकेशन बहुत अच्छा है, इसलिए हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, तो वो भी कम हो जाएगा चाइनीज प्रेजेंस से। चाइना डजेंट हैव एनी ओपनिंग इन इंडियन ओशन, बट इसके माध्यम से वो डोमिनेंस बना सकता है, और अगर चाइनीज अगर इंटेंशन ठीक ना हो तो एक तरह का इंस्टेबिलिटी का माहौल बन सकता है। दूसरा इम्पैक्ट, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल विल लीड टू चाइनाज surrounding India and it will be able to dominate. Countries that today consider India as a partner in response to China may end up in lap of China. कि आज हम बात कर सकते हैं कि भारत का पार्टनर है कोई, और वही पार्टनर जो है हो सकता है कल को, जैसे ईरान जो है वो चाइनीज की तरफ जा रहा है, तो उसी तरीके से दूसरे जो सराउंडिंग नेशन है जो भारत को अपना पार्टनर मानते हैं, हो सकता है धीरे धीरे वो चाइनीज इन्फ्लुएंस में आने लगे। So how has India responded to string of pearl doctrine so far? अभी तक हमने इस पॉलिसी से कैसे रिएक्ट किया है, कैसे हमने रिस्पॉन्ड किया है? आंसर है, इंडिया इज यूजिंग मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी। मतलब आपको पूछे कि भारत इसका रिस्पॉन्स दे रहा है, तो यस डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉर इट। हमारी डिप्लोमेसी इसका आंसर दे रही है। कैसे हम आंसर दे रहे? हम बात कर सकते हैं कि भारत जो है वो एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है टू काउंटर चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी। कि चाइना का जो ये पर्ल का स्ट्रेटेजी है, सराउंड करने का जो स्ट्रेटेजी है, उसको काउंटर करने के लिए हम डिप्लोमेटिक पॉलिसी कर रहे हैं अलग तरीके से। कैसे स्ट्रेटेजी? इट इन्वॉल्व बिल्डिंग पोर्ट्स, जैसे चाबहार पोर्ट को हमने डेवलप किया, वैसे ही श्रीलंका में भी एक पोर्ट को डेवलप करने में मदद कर रहे, वैसे हम बांग्लादेश में भी मदद कर रहे, म्यांमार में भी मदद कर रहे। तो अलग अलग जगह पे हम पोर्ट्स को, एक्सटेंसिव कोस्टल सर्विलेंस रडार को, सिस्टम को और डेवलप करने में मदद कर रहे टू ट्रैक चाइनीज वॉरशिप एंड सबमरीन, ताकि हम चाइना के अलग अलग एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दे सके। इंपोर्टिंग स्टेट ऑफ द आर्ट सर्वाइलेंस प्लेन्स विच कैन ट्रैक डाउन चाइनीज सबमरीन, तो हम ऐसे प्लेन भी इंपोर्ट कर रहे हैं जिससे हम क्या करें कि चाइना का जो सिस्टम है, एक्टिविटी, उसको ट्रैक कर सके। दूसरा कि ऑपरेटिंग एयरपोर्ट इन नेबरिंग कंट्री, हम आजू बाजू के देशों में एयरपोर्ट भी हम ऑपरेट करना शुरू कर दिया है टू चेक ऑन पोर्ट बिल्ड बाय चाइना, जिससे हम क्या कर सके कि जो भी पोर्ट चाइना ने बिल्ड किया है उसकी एक्टिविटी के हम ध्यान रख सके। वी आर डीपनिंग डिफेंस टाई, अलग अलग देशों के साथ हम डिफेंस टाई भी डीप कर रहे हैं। एक्सपांडिंग बायलेटरल रिलेशन विद साउथ
एशियन, साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्री के साथ हम बायलेटरल रिलेशन को भी इंप्रूव कर रहे हैं। आइलैंड नेशन के साथ हम रिलेशन जो है वो, जो इंडियन ओशन में आइलैंड नेशन है उनके साथ हम अपने रिलेशन को अच्छा कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है तो उनके साथ भी रिलेशन अच्छा कर रहे हैं, और हम मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। जो मिलिट्री एक्सरसाइज है जैसे कि यूएसए हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो उनके साथ मिलके, उनके नेटिव्स के साथ मिलके भी हम मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सो दैट हम अपना पावर भी दिखा सके और हम एक तरीके से जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है उसको भी काउंटर कर सके। दूसरी तरफ है हमारा इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था, अभी है हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो हम अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, सारा इंक्लूसिव ग्रोथ करने के लिए हम एक ये स्ट्रेटेजी भी अपनाते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, like act east policy was launched as an effort to integrate India's economy with Southeast Asian nation। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जैसे इंडोनेशिया है, जैसे मलेशिया है, फिलीपींस है, तो ऐसे देशों से इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो हमारे ईस्ट में है, तो इसको भी हमने बढ़ावा दिया है। सो इट हैज़ बीन यूज्ड टू मेक इंपॉर्टेंट मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो एग्रीमेंट्स है उसको ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं। किससे किसे किसे किया, तो वियतनाम से, चाइना से, वियतनाम चाइनीज, फिलीपीन से, साउथ कोरिया, देखो इंडोनेशिया, सिंगापुर है, उसके बाद थाईलैंड है। तो इन सब की इन सब के साथ एग्रीमेंट करके स्ट्रेटेजिक रिलेशन बना के, सो दैट इंडिया चाइना को यहाँ पे काउंटर कर सके। तो बेसिकली वी आर ऑल्सो डेवलपिंग सम सिस्टम सो दैट वी कैन काउंटर चाइनीज प्रेजेंस। और क्या किया है, बिल्डिंग एंड एक्सेसिंग पोर्ट्स। तो या तो हमने पोर्ट्स को बिल्ड किया है, या कोई पोर्ट है तो उसको हमने एक्सेस लिया है, उसकी फैसिलिटीज ली है। जैसे इंडिया इज डेवलपिंग चाबहार पोर्ट इन ईरान, हमने ईरान में चाबहार पोर्ट को बनाया। वी आर ओपनिंग अ न्यू लैंड सी रूट टू सेंट्रल एशिया कंट्रीज बाई पासिंग पाकिस्तान, तो ये भी एक चाइनीज काउंटर एक्ट है। दूसरा, इट इज अ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड क्लोज टू चाइनीज ग्वाडर पोर्ट, जो चाबहार पोर्ट है, एंड इज क्लोज टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो अभी हमने देखा। चाबहार गिव इंडिया अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन सिंस इट ओवरलुक द गल्फ ऑफ ओमन, अ वेरी स्ट्रेटेजिक ऑयल सप्लाई रूट। तो ये जो चाबहार पोर्ट है वो ऑयल की सप्लाई के लिए बहुत अच्छा है, हम ओमन के गल्फ से भी दूसरे कंट्री को जोड़ने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखा रहा है। इंडोनेशिया के साथ भी हमने एक टाई की है। सो इंडिया इज बिल्डिंग अ डीप सी पोर्ट, इंडिया इज डेवलपिंग डीप सी पोर्ट इंडोनेशिया के साथ मिलके, जिसका नाम है, नाम नोट कर लीजिएगा, साबांग। तो इंडोनेशिया के साथ जो पोर्ट को डेवलप कर रहे हो, जैसे ईरान के साथ चाबहार पोर्ट है, उसी तरीके से इंडोनेशिया की बात करें तो भारत का सामांग नाम के पोर्ट के साथ जगह पे पोर्ट बन रहा है, दैट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंस है ये, क्योंकि ये मलक्का जो है हमारा, साउथ ईस्ट एशिया में जाओगे ना तो एक स्ट्रेट आता है जिसको पार करना पड़ता है, जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इसके पास है। तो इसीलिए ये साबांग वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड इंडिया का अंडमान निकोबार जो है, और हम इंडोनेशिया की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज द स्ट्रेट विच इज कनेक्टिंग द टू। म्यांमार के साथ भी हम एक मतलब पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, जैसे म्यांमार, इंडिया इज बिल्डिंग अ डीप वाटर पोर्ट इन सितवे, तो ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि म्यांमार में भारत जो पोर्ट डेवलप कर रहा है उसका नाम है सितवे। 2016 में 16 से ये डेवलप किया हुआ है भारत ने। ओके, बांग्लादेश के साथ, अगर बांग्लादेश के साथ बात करें तो इंडिया वुड हेल्प बांग्लादेश मॉडर्नाइज सी पोर्ट इन मोंगला। तो ये अंडरलाइन कर दीजिएगा कि बांग्लादेश में मोंगला नाम का पोर्ट है जो भारत जो है उसको डेवलप कर सकता है, एंड इंडिया कैन ऑल्सो हेल्प यूज चिट्टागांग पोर्ट इन बांग्लादेश। तो आपको पता होगा ईस्ट पाकिस्तान था, अब ये बांग्लादेश है, और यहाँ पे चिट्टागांग नाम का एक पोर्ट है, तो वहाँ का भी हम मदद ले सकते हैं, और मोंगला नाम का पोर्ट है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। उसी तरीके से ओमन, सो इंडिया ने साइन किया एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है ओमन के साथ, जिसमें ओमन का जो गल्फ रीजन है उसको भी, वहाँ पे पोर्ट है उसको भी डेवलप किया जा सकता है, और वहाँ पे जो स्ट्रेट है उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। सो मोर देन 30% ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, तो ओमन के साथ रिलेशन डेवलप करने में ये फायदा हमको मिल सकता है। तो अगर हम देखें सिंगापुर को, सिंगापुर इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, वेरी डेवलप्ड कंट्री। अब ये सिंगापुर के साथ भी भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, दैट इज
चांगी नेवल बेस एग्रीमेंट सिंगापुर का। इट इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड क्लोज टू स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये भी मलक्का के पास लोकेटेड है। तो सिंगापुर के पास चांगी नेवल बेस एग्रीमेंट है, वहाँ का जो चांगी नेवल बेस है उसको डेवलप करना है। सो दैट इज ऑल्सो टू काउंटर द चाइनीज प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन। तो आप देख सकते हो ये मैप है और ये चांगी है, ये चांगी रीजन है सिंगापुर का, इसको डेवलप कर रहा है भारत। ये मलेशिया है उसके ऊपर, और ये साउथ ईस्ट एशिया का मैप है, ये इंडोनेशिया है, और ये हमारा स्ट्रेट है, सिंगापुर का स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर और ये मेन स्ट्रेट है। तो मलक्का स्ट्रेट से स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर में आएगा। यहाँ पे चांगी पोर्ट है जिसको इंडिया डेवलप कर रहा है। ओके, military and naval relationship, like India is developing some military and naval relationship so that it can help to grow itself into the region so that it can be secure. To upgrade and train its navy, India has developed strategic naval relation with Myanmar which give India an increased footprint in the area. म्यांमार के साथ भारत ने एक रिलेशन टाइप किया है, एक एग्रीमेंट किया है जिससे वो भारत को ज़्यादा फुटप्रिंट दे सकता है। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आता है, एक नया वर्ड आता है जिसका नाम है क्वाड। क्वाड क्या है? तो एक मिलिट्री कोऑपरेशन है कुछ देशों के बीच में जिसे क्वाड कहा जाता है। तो देखो क्वाड क्या है? तो इट इज एन एग्रीमेंट फॉर मिलिट्री कोऑपरेशन इन रीजन विथ कौन कौन सी कंट्री में? जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, आपको पता है यूएसए जो है वो लाइक नॉर्थ अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, और जापान चाइना के पास है, एशिया में जापान है। तो इन तीन बड़ी बड़ी कंट्रियों के बीच में क्या हुआ है? एक एग्रीमेंट हुआ है, मिलिट्री कोऑपरेशन का एग्रीमेंट हुआ है। दिस 4 कंट्रीज कैरी आउट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन इंडियन ओशन रीजन, और इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड। तो ये जो 4 कंट्री है, 3 ये कंट्री और एक भारत, तो भारत इस 3 कंट्री मतलब क्वाड के साथ मिलके एक एक्सरसाइज कर रही है इंडियन ओशन रीजन में जिसे क्वाड कहा जाता है। क्वाड, तो याद रहेगा क्वाड क्या है? सो क्वाड है कि 3 कंट्री जो है वो भारत के साथ मिलके जो इंडियन ओशन में एक्सरसाइज कर रही है उसे क्वाड कहा जाता है। और 3 कंट्री का नाम क्या है? एक तो है यूएसए, एक है जापान और एक है ऑस्ट्रेलिया। तो ये है क्वाड। तो ये भी एक स्ट्रेटेजिकली हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है सो दैट वी कैन काउंटर द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी। दूसरा, एक कोस्टल रडार नेटवर्क बनाने का भी हमने एक यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है। सो वी आर डेवलपिंग कोस्टल रडार नेटवर्क इन बांग्लादेश। सो इंडिया ने एक साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है बांग्लादेश के साथ सो दैट वी कैन इंस्टॉल 20 कोस्टल सर्वेलेंस रडार सिस्टम बांग्लादेश में। सो दिस विल हेल्प इंडिया मॉनिटर चाइनीज वॉरशिप। इंडियन ओशन में जो चाइनीज वॉरशिप होती है उसको बांग्लादेश की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम निगरानी रख सकते हैं। उसके बाद मालदीव्स की बात करें, आपको पता है लक्षद्वीप के नीचे मालदीव्स है। मालदीव्स, सो इंडिया ने ये कहा है कि इट विल इंस्टॉल 10 कोस्टल रडार सिस्टम इन द मालदीव्स। सो दिस रडार रिले जो इमेज देगी, वीडियो देगी, लोकेशन इंफॉर्मेशन देगी, ताकि कोई भी इंडियन ओशन में कोई मूव कर रहा है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन इंडियन नेवी को पहले से मिल जाए। मालदीव्स, तो मालदीव्स में अगर हम बात करें तो एक प्रोजेक्ट है जिसे इंप्लीमेंट कर रहा है कौन? हमारा बेल इंप्लीमेंट कर रहा है। बेल का फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक मतलब मालदीव्स के अंदर एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा है। तो 2019 में 7 कंप्लीट हुए थे, और ये एक स्मॉल हाइकअप्स है, और ये गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स को भी मदद करेगा और सारी इंफॉर्मेशन देने में हमें भी मदद करेगा। सो वंस अ गवर्नमेंट इज फेवरेबल टू इंडिया केम टू पावर, प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ेगा क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो बदली है और उसके कारण ये थोड़ा रुका हुआ है। श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका में 6 कोस्टल सर्वेलेंस रडार जो है वो श्रीलंका के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं, और रिपोर्ट की माने तो इंडिया इज प्लानिंग टू सेटअप और ज़्यादा 10 कोस्टल रडार सिस्टम जो है, सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो डालना चाहता है, सेटअप करना चाहता है, सो दैट हम इंडियन ओशन के ऊपर निगरानी रख सके। देयर आर कॉन्स्टेंट ऑनगोइंग एफर्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन श्रीलंका टू सॉलिडिफाई इंडिया श्रीलंका टाई। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में रिलेशन अच्छा रहे उसके लिए भी बहुत सारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी जो है वो भारत इंप्लीमेंट कर रहा है। मॉरिशियस की बात हम करें
मॉरिशियस एंड सेचेलेस, ये अफ्रीका की तरफ आप जाते हो तो मॉरिशियस एक बीच में आइलैंड कंट्रीज आती है, तो 8 कोस्टल सर्वेलेंस वहां पे भी एस्टैब्लिश किया है, मॉरिशियस में भी एस्टैब्लिश किया है। सेचेले, वहीं पे सेचेले है, तो एक कोस्टल सर्वेलेंस रडार जो है वो सेचेलेस में भी हमने इंस्टॉल किया है। 1 कोस्टल सर्वेलेंस रडार जो है सेचेलेस में 2015 से इंप्लीमेंटेड है, जो मेन आइलैंड है माहे, वहां से ये कनेक्टेड है। तो देखो ये है हमारा सेचेलेस, तो ये अफ्रीका का मैप, और इस अफ्रीका के मैप में ये इंडियन ओशन का जो भाग है उसमें सेचेलेस जो है वो यहाँ पे आता है, सॉरी अफ्रीका का मैप है और सेचेलेस जो है वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर के पास सेचेलेस है, तो वहां पे भी हमने क्या किया है, मॉरिशियस सेचेलेस, यहाँ पे भी हमने कुछ रडार सिस्टम सर्वेलेंस के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे यहाँ तक क्लियर होगा, आई होप सबको यहाँ तक क्लियर होगा कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी क्या है और उसको काउंटर भारत कैसे कर रहा है। उसके बाद माहे, ये वही है सेचेलिस। ओके, उसके बाद फ्रांस के साथ भी हमने टाई की है, इंडिया एंड फ्रांस। तो अगर हम देखें तो फ्रांस के बहुत सारे यहाँ पे, जैसे ब्रिटेन हमारे ऊपर कॉलोनी बना के रूल कर रहा था, वैसे बहुत सारे आइलैंड है उसके ऊपर फ्रांस भी रूल करता था। तो फ्रांस के साथ टाइप करने का मतलब ये है कि ऐसे आइलैंड्स के साथ भी एक टाइप करना और वहाँ पे ऐसे कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम को एस्टेब्लिश करना। सो इंडिया एंड फ्रांस रिसेंटली साइन अ स्ट्रेटेजिक पैक्ट ओपनिंग देयर नेवल बेसिस टू ईच अदर्स वॉरशिप अक्रॉस इंडियन ओशन, और उसने ग्रांट किया है भारत को कि वो इंपोर्टेंट फ्रेंच पोर्ट है जैसे डिजीबोटी। तो डिजीबोटी आपको पता है, जैसे मैं अगर बात करूँ ये हमारा जो कोस्टल रीजन है, तो यहाँ पे अफ्रीका जो है, तो अफ्रीका के यहाँ पे इथोपिया है, ये जो पोर्शन है इथोपिया का पोर्शन है, और सबसे ऊपर वाला डिजीबोटी है। तो ये डिजीबोटी का जो रीजन है वहाँ पे फ्रेंच गवर्नमेंट का यहाँ पे चलता है, तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने यहाँ डिजीबोटी के पास एक स्टेशन बनाने का भारत को भी अनुमति दिया हुआ है। It is a home of like including one in Djibouti, so it is home to Chinese single overseas military base। तो यहीं पे चाइना का भी एक मिलिट्री बेस है और वहाँ पे भारत को भी एक एक्सेस मिला हुआ है फ्रेंच की मदद से। उसके बाद नेक्स्ट है IFC-IOR, सेटिंग अप इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन के अंदर, कि एक इंफॉर्मेशन मतलब डेटा, आजकल के टाइम में क्या है ना, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, यही राज करता है। जिसके पास अच्छा डेटा है, जिसके पास एकदम अप्रोप्रिएट डेटा है, वही रूल कर रहा है। तो यही हम भी डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसा हम इंफॉर्मेशन नेटवर्क बना रहे हैं दैट विल शेयर रियल टाइम मैरीटाइम इंफॉर्मेशन विद फ्रेंडली नेशन। और इसका बेस कहाँ है? इसका बेस गुड़गांव में रखा गया है। गुड़गांव मतलब दिल्ली के पास गुड़गांव है, वहां पे रखा गया है। All the coastal surveillance radar system are connected to provide comprehensive real-time picture to Indian defense establishment regarding Chinese presence in the region। कि हमारी चाइनीज जहाँ जहाँ प्रेजेंस होगा तो हमारे सारी फैसिलिटीज जो उसकी नज़र वहाँ पे रहेगी, ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो सके कल। नेवल बेसिस एंड एयरफील्ड्स, तो हमने नेवी के हिसाब से क्या काम किया है, एयरफील्ड के हिसाब से क्या काम किया है। So India finalized an agreement for a new base in Seychelles and negotiated military access to naval facilities at Oman port and airfield। तो भारत ने यहाँ पे क्या किया है कि जो सेचेलेस का रीजन है, मतलब इंडियन ओशन में अफ्रीका के पास, और वेस्ट एशिया में जो ओमन का पोर्ट है, ओमन का पोर्ट है और कुछ एयरफील्ड है, वहाँ पे भी हमने एक एग्रीमेंट फाइनलाइज किए हैं कि हमको वहाँ पे भी फैसिलिटीज चाहिए। और एक पैक्ट बनाया है जिससे क्या होगा, एक दूसरे की नेवी फैसिलिटी हम यूज कर सकते हैं। और ऐसा हमने सिंगापुर के साथ भी एक टाइप किया है 2017 में। विथ एक्सपांडेड बेसिस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है उसको भी हमने इंटीग्रेट किया है, मलक्का स्ट्रेट के साथ इंटीग्रेट किया है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में कल को प्रॉब्लम होती है तो इंडिया कम नहीं है, लाइक इतना कमजोर नहीं है। तो आप देख सकते हो ये पूरा इंडियन ओशन का रीजन है। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारा सोलोकोट्रा है, अरेबियन सी का रीजन, लक्षद्वीप है, मालदीव्स आइलैंड से अंडमान एंड निकोबार, सुमात्रा। तो आप देख सकते हो कि इसमें हमने भी बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट किए हैं, बहुत सारे ऐसे टाइप किए हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज को डेवलप कर रहे हैं जिसे हमें भी कमजोर ना आका जाए। सो इंडिया इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग नेशन, हम ऐसा बोल सकते हैं। ये मलक्का स्ट्रेट है कि किस तरीके से मलक्का स्ट्रेट के माध्यम से हम पूरे ईस्ट एशिया को अब पूरे, जैसे आप देखोगे कि ये जो पोर्ट है आप सीधा इराक से
आप सीधा आ सकते हो यहाँ पे, और ये अलग अलग पोर्ट के माध्यम से, चाबहार पोर्ट है, और इधर आप खंभात से ये पूरा इंडियन ओशन को आप पूरा कवर कर सकते हो और सीधा यहाँ से जा सकते हो, और इस तरीके से आप पूरा साउथ ईस्ट एशिया को भी कवर कर सकते हो पूरा, और पूरा अंदर जा सकते हो। इंडिया का एग्रीमेंट सबके साथ बना हुआ है। तो दैट इज हाउ वी कैन सी द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड मैनी नेशंस which is used to counter the other nation's intention if it is bad, not always bad but if it is bad. So यहाँ पे हमने देखा नहीं, ये जो पूरा टॉपिक जो था तो मेनली था इंडिया ईरान के बीच में रिलेशन में, लेकिन कुछ और बातें देखनी पड़ी सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने देखा इस वीडियो में चाबहार पोर्ट और उसका रिलेशन जो है इंडिया के साथ ईरान का जो रिलेशन है, अगर रेलवे लाइन अगर कमज़ोर हुई है, उसकी डिप्लोमेसी कमज़ोर हुई है तो क्यों कमज़ोर हुई है, यूएसए का अगर भारत के ऊपर प्रेशर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और दूसरा कि चाइना के साथ हमारा रिलेशन क्या है और उनका कौन सा पॉलिसी, और उसको अगर हमें काउंटर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिख के हमें भेजिएगा, हम आपको फीडबैक देंगे आपने कैसा आंसर लिखा है, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।